हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा हमने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और आज ये समझो सरफेस केमिस्ट्री का दी एंड है। इसमें कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो इनमें से एक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, आता है सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब हम एक सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट पढ़ते हैं। व्हाट आर सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट? सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, तो ये मैं आपको बताता हूं कि सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट एक्चुअल में होते क्या हैं। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट की शेप पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की शेप कैसी है, उस तरह के कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। अब देखो, जैसे कि हमने बताया था कि क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करते हैं। तो ये क्या करेंगे, केवल उन्हीं रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करेंगे, उन्हीं रिएक्टेंट को अपने पास बुलाएंगे जिनकी शेप इनको पसंद है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट आर सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट आर द कैटलिस्ट विच रिएक्ट्स या विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की शेप पे डिपेंड करता है। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जियोलाइट। आप इसको समझना, जियोलाइट है वो सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते क्या हैं, ये पूछा जा सकता है कि जियोलाइट क्या होते हैं। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। अब ये जो जियोलाइट है इसको आप अच्छे से जानते हैं, इससे आपकी मुलाकात हुई थी, 11th में हुई थी। 11th में कैसे मुलाकात हुई थी आपको मैं बताता हूँ। आपने वाटर का, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया होगा, तो उस समय आपने जियोलाइट को पढ़ा होगा। परम्यूटेट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, वहाँ आपने इसके बारे में पढ़ा था। तो जो जियोलाइट है इसका फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि इनको एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं। दूसरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेटल X/N AlO2 X SiO2 Y ZH2। जियोलाइट को एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं। यहाँ पर जो N है हमारे पास, ये मेटल की वैलेंसी है। जैसे कि हमारे पास सोडियम लेंगे तो Na पे एक वैलेंसी है, Na पॉजिटिव। पोटेशियम ले सकते हैं, K पॉजिटिव। कैल्शियम ले सकते हैं, 2 पॉजिटिव। तो ये क्या है, N है वो इसकी क्या है, वैलेंसी है। Z, यहाँ पर Z किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटा आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ आनी चाहिए कि सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि वाकई में सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, ये शेप पे किस तरह से डिपेंड करते हैं। अब ये जो H2O है, हाइड्रेटेड फॉर्म है इसकी, इसके जो पोर्स होते हैं, अब मैं बता देता हूँ, जियोलाइट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। अब ये 3 डायमेंशनल तो है, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर पोर्स होते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं मतलब होल्स होते हैं, और जो होल्स हैं उनका साइज होता है 260 से 740 पिकोमीटर, ये उसका साइज होता है। अब ये सेफ सिलेक्टिव कैसे हुई, ये क्या करते हैं, उन पोर्स के ऊपर रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करते हैं, उन पोर्स के अंदर रिएक्टेंट को बुला लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं, रख लेते हैं उसके अंदर। अब जिन रिएक्टेंट का साइज इसके बीच में होगा उनको तो वो अपने अंदर ले लेंगे, लेकिन इनसे जो बड़ा है उनको वो नहीं ले पाएंगे। तो ये सेफ सिलेक्टिव कैसे हुए कि अगर इस रेंज का रिएक्टेंट है तो उस शेप को तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए तो ये कैटलिस्ट का काम करेंगे, लेकिन जिन रिएक्टेंट का साइज इनसे बड़ा है उनको वो अपने अंदर नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए ये कैटलिस्ट का काम नहीं करेंगे, इसलिए इनको सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं।
दूसरा मैं बताता हूँ, अगर हमने वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो हम ये जियोलाइट लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, हमें इसको कैटलिस्ट की फॉर्म में लेना है, तो कैटलिस्ट की फॉर्म में हम पहले इसको हीट करते हैं। अब हीट क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि हीट हम करेंगे, हीट इसलिए करेंगे कि हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो हमें करना है, वाटर रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि जो पोर्स है जहां हमें रिएक्टेंट को इकट्ठा करना है वहां वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब उन वाटर मॉलिक्यूल्स को तो हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे हमें जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एडजस्ट करना है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर हम इसको कैटलिस्ट की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हम इसको हीट करेंगे ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाए। मीन्स अगर जियोलाइट की हाइड्रेटेड फॉर्म है तो वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करेगी, और अगर हम उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं तो क्या होगा, तो वो कैटलिस्ट का काम करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, इसकी जो 3D शेप होती है वो किस तरह की होती है, हनीकॉम्ब। अब हनीकॉम्ब क्या है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है ना, उसके अंदर होल्स होते हैं, उस तरह के होल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से किसका काम करता है, कैटलिस्ट का। अब कैसे करता है, अब इसका हम बता देते हैं कि ये नेचुरल फॉर्म में भी पाया जाता है और इसको हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली इसका यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, अगर हम अल्कोहल को गैसोलाइन में कन्वर्ट करें, अब गैसोलाइन क्या है ये चीज भी समझना। पेट्रोल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गैसोलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हम क्या डालते हैं, जियोलाइट डालते हैं। तो जियोलाइट कैटलिस्ट का यूज करके हम अल्कोहल को और पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर मैं एडजॉर्प्शन की बात करूं तो ये क्या करते हैं, एडजॉर्ब जिनकी जैसे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में इनका बहुत यूज होता है। तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं वो तो इनके होल्स में आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जब ब्रांच हो जाती है तो ब्रांच होने के बाद आकार बढ़ गया उसका, ब्रांच वाले इसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते। तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये जियोलाइट का छोटा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था। इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप ध्यान से पढ़ना, उनको आप ढंग से पढ़ना। जियोलाइट के बारे में आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, एक टॉपिक और बचता है हमारे पास, लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बीच बीच में कंपटीशन में पूछा गया है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। आपने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा था। अब इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो लैंगमियर साहब ने एक चीज़ बताई थी, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है। तो लैंगमियर ने क्या कहा था, पहला तो ये कहा था कि जो गैस एडजॉर्ब होगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ये दो तीन चीज़ें उसने बताई थी, उसको ध्यान रखिएगा कि जो गैस के पार्टिकल्स इस पे एडजॉर्ब होंगे वो कैसे होंगे, आइडियल। दूसरा, वो मोनोलेयर बनाएंगे, दे विल फॉर्म मोनोलेयर। एंड थर्ड वन, द पार्टिकल्स विल बी लोकलाइज्ड। जो गैस के पार्टिकल्स इस पे आएंगे वो कैसे होंगे, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होंगे, फिक्स होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, ये लोकलाइज्ड का मतलब है। तो अब आप इसमें देखिएगा, मान लो इसका ये सरफेस है, इस तरीके से हमने इसके दो पार्ट कर दी। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर गैस के पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो रहे हैं और इसको हमने नाम दे दिया थीटा। ये एरिया क्या है, थीटा है, ठीक है। अब जो ये पूरा वन लिया, इसमें थीटा है, तो ये कितना बच गया, जिस पे पार्टिकल्स एडजॉर्ब नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो एरिया है ये कितना बच गया, 1 माइनस थीटा, ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एडजॉर्ब हो चुके हैं वो तो इस पे हो रहे हैं, और जो नहीं हुए हैं, जो वैकेंट स्पेस है वो ये है।
तो अब जो एडजॉर्ब होंगे वो तो इस पे होंगे, अब लेकिन इस पे जो एडजॉर्ब हो चुके हैं वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, या डिसॉर्प्शन बोलते हैं हम उसको, कि रिमूव हो जाएंगे जो पार्टिकल्स। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो एडजॉर्ब होंगे अब आएंगे, और यहाँ से क्या होगा, अब इवेपोरेट होंगे पार्टिकल्स, क्योंकि इस सरफेस पे एडजॉर्ब हो चुके तो अब और तो एडजॉर्ब होंगे नहीं, वो क्या होंगे, इवेपोरेट। ये खाली जगह है तो इस पे पार्टिकल्स आके क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखना, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी इक्वल टू K1, तो कांस्टेंट लगा दिया मैं, क्योंकि यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना था मेरे को, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया K1। फिर उसके बाद एडजॉर्ब जिस एरिया पे होंगे, कौन सा एरिया है, ये एरिया है जिस पे एडजॉर्ब होने हैं, क्योंकि यही जगह खाली है, यहां तो होने वाले नहीं है, तो ये कितना है 1 माइनस थीटा, ठीक है। और तीसरा जिस पे डिपेंड करता है प्रेशर, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर ले लिया था हमने P। तो ये तो हो गया रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन, आप देखिएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन, इसको मैंने लिख दिया K2। एरिया कितना है, अब थीटा एरिया है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हमने क्या लगा दिया, K2 थीटा, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, यहां इसमें से रिमूव होने में प्रेशर का कोई रोल नहीं है, हमने केवल प्रेशर यहां बताया है। अब बताइए, अगर मैं कह दूं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इन दोनों को इक्वल पुटअप कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास है K1 1 माइनस थीटा इंटू P इज इक्वल टू K2 थीटा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको K1P लिख देता हूं, K1 और P भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस K1 थीटा P, इन दोनों का मल्टीप्लाई P का भी होगा और K1 का भी, इज इक्वल टू K2 थीटा, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, जिसमें थीटा है उनको एक तरफ रख लो, तो मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, यहां बच गया हमारे पास K1P इज इक्वल टू K2 थीटा प्लस K1 थीटा P, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इनमें से आप थीटा कॉमन ले लेंगे, K1P इज इक्वल टू थीटा बाहर आ गया, यहां क्या बचा K2 प्लस K1P, ये हमारे पास बचा है। थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा K2 प्लस K1P। अब हम थीटा इधर रख लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू K1P अपॉन K2 प्लस K1P। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, जो आपसे पूछ लिया जाता है कि लैंगनियर का जो रिलेशनशिप है वो पूछा जाता है, ठीक है। अब इस थीटा को अगर मैं कहूं, थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के x/m, तो मैं इसको x/m भी लिख दूं, x/m, भाई थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x/m, या x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। तो यहां पर मैं x/m लिख देता हूं, थीटा की जगह x/m इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं यहां पर k डैश लगा देता हूं, k डैश K1P अपॉन K2 प्लस K1P, ये रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो दो चीजें आज मैंने बताई हैं उनको ढंग से पढ़ोगे, यूनिट कंप्लीट हो गई है, टेस्ट की मैं डेट बताऊंगा और मैं आपको MCQs भेजूंगा कंपटीशन में जो आए हुए हैं इस यूनिट के ऊपर, जितने भी मैं आपके पास भेजूंगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।